नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हाथरस कांड में सीबीआई ने दाखिल की है चार्जशीट। सीबीआई ने चारों आरोपियों के खिलाफ में दाखिल की चार्जशीट। पीड़िता के आखिरी बयान को बनाया गया आधार। सीबीआई ने SC/ST कोर्ट में दाखिल की है चार्जशीट। सीबीआई ने 22 सितंबर को दिए गए पीड़िता के आखिरी बयान को आधार बनाया है। हाथरस कांड में जांच SIT के बाद सीबीआई को सौंपी गई थी और अब इस पूरे मामले पर जांच सीबीआई कर रही थी। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट सौंप दी है और चारों के चार अपराधियों पर यह चार्जशीट सौंपी गई है और आधार पीड़िता के उस आखिरी बयान को बनाया गया है जिसमें उन्होंने नाम इन चारों आरोपियों का लिया था। इसमें जो संदीप जो पहले उन्होंने नामजद किया था, उसके बाद रवि को नामजद किया, उसके बाद और अलग बयान हुए, उनमें फिर 2 लवकुश और रामू को और बढ़ाया गया था। लेकिन पुलिस ने सीबीआई ने ये पाया कि क्योंकि डायरेक्ट डिक्लेरेशन है उसमें जो लास्ट का 22 तारीख वाला बयान है, उसको बेस मानते हुए उन्होंने कहा ये कोर्ट के ऊपर छोड़ते हैं निर्णय और चार्जशीट चारों के खिलाफ दाखिल कर दिए। और आज किन धाराओं में किया है सर? अच्छा, किन धाराओं में किया है सर? ये 325 SC/ST एक्ट है, 354 है, 376A, 376D। अच्छा, हत्या 302। शुभम है मेरे सहयोगी मेरे साथ। शुभम, आखिरकार चार्जशीट दायर हो चुकी है, कोई ज्यादा जानकारी मिली क्या चार्जशीट के बारे में और आज की इस कार्रवाई के बारे में? जी बिल्कुल, आपको बता दें सीबीआई की टीम ने जब चार्जशीट दाखिल कर दी है उसके बाद जो आरोपियों के अधिवक्ता हैं, तो चारों आरोपी की जो अधिवक्ता है उनकी माने तो उन्होंने कहा है कि जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें चारों लोगों को आरोपी बनाया गया है और एक एक करके पहले 1 नाम 2 नाम फिर चारों लोगों को जो बना दिया गया था, उसके आधार पर जो पीड़िता के जैसे कि मृतका की थी उसके 3 बार जो बयान आए थे, उसके बाद जो 22 तारीख का बयान था उसी को आधार पर माना गया था, उसके आधार पर चार्जशीट दाखिल किया। हालांकि सीबीआई ने भी ये फैसला कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है कि कोर्ट जो निर्णय लेगी वही होगा, लेकिन अपनी रिपोर्ट में फिलहाल अगर हम कहें तो गैंगरेप और हत्या की चार्जशीट दाखिल की गई है। जी, मतलब जिस बात को उत्तर प्रदेश की पुलिस इनकार कर रही थी, सीबीआई ने उस गैंगरेप और हत्या के आधार पर ही चार्जशीट तैयार की है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। गैंगस्टर विकास दुबे के फरार भाई के मकान की कुर्की कृष्णानगर पुलिस अधिकारियों के साथ पहुंची कुर्की करने 50,000 का इनामी दीप प्रकाश दुबे उर्फ दीपू है फरार। कृष्णनगर में है विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश दुबे का मकान। 82 की नोटिस के बाद आज लखनऊ पुलिस मकान की कुर्की करेगी। दीप प्रकाश दुबे पर कृष्णनगर थाने में दर्ज है कई मुकदमे, धमकाकर कार हड़पने और फर्जी दस्तावेज तैयार करने का भी केस है। दीप प्रकाश दुबे की लाइसेंसी बंदूक के साथ ही पकड़ा गया था विकास दुबे और बिकरू कांड के बाद से फरार चल रहा दीपक दुबे। लखनऊ पुलिस ने घोषित कर रखा है दीप प्रकाश दुबे पर 50,000 का इनाम। संवाददाता नीलेश चौहान है हमारे साथ में। नीलेश, कुर्की की कार्रवाई को लेकर क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि विकास दुबे के मामले में एक बार फिर से लखनऊ पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। गैंगस्टर विकास दुबे के जो फरार भाई हैं दीपक दुबे, उनके मकान पर कुर्की की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। दीपक दुबे की अगर हम बात करें तो ये 50,000 के इनामी है और इनके ऊपर NBW जारी किया गया था, जिसके बाद से लगातार फरार है। कृष्णानगर थाना क्षेत्र में इनका घर है जहाँ पर पुलिस आज सुबह से ही कार्रवाई कर रही है। 82 के नोटिस के बाद आज लखनऊ पुलिस दीप प्रकाश दुबे के मकान की कुर्की की कार्रवाई कर रही है। वहीं इनको गिरफ्तार करने के लिए जो तमाम टीमें लगाई गई हैं वो भी लगातार जो है धरपकड़ के लिए लगी हुई हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कुर्की की कार्रवाई के बाद कब तक लखनऊ पुलिस या कानपुर पुलिस विकास दुबे के जो फरार भाई हैं उनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर सकती है। वहीं अगर हम दीप प्रकाश दुबे की लाइसेंसी बंदूक की बात करें तो उनको जब उनको पकड़ा गया था तो उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई के बाद से लगातार वो पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार है। फिलहाल लखनऊ पुलिस और कानपुर पुलिस संयुक्त रूप से इनकी तलाश कर रही है। कब तक तलाश कर पाती है ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। साकेत महाविद्यालय की छत पर चढ़े छात्र संघ के चुनाव की मांग को लेकर छत पर चढ़े हैं छात्र। चुनाव की तारीख घोषित करने के लिए बना रहे दबाव। महाविद्यालय की छत से कूदने की दे रहे धमकी। अजय कुमार सिंह और मोहित यादव नाम के छात्र का जोरदार हंगामा।
राघवेंद्र मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त हैं। राघवेंद्र, अब चुनाव कराने की मांग जोर पकड़ रही है और कुछ छात्र हंगामा कर रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह बसपा सरकार ने पहले छात्र संघ चुनाव को लेकर के एक रोक लगाई हुई थी कि छात्र चुनाव नहीं लड़ेंगे, छात्रों में राजनीति ना होने पाए, ठीक उसी तरीके से भाजपा ने भी जब लगाम लगाने की कोशिश की तो छात्रों ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया। हाल यह रहा कि आज छात्रों ने छत पर भी चढ़े, साकेत महाविद्यालय का जो मुख्य गेट है उसको भी बंद करा दिया। 2 दिन पहले से भी धरना प्रदर्शन भी किया था। और अगर कहा जाए कि उन्होंने इससे पहले भी तमाम सारे आंदोलन छेड़े हैं तो वह भी गलत नहीं होगा। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से मनाने में जुटा हुआ है अभी भी, लेकिन कोई भी ऐसा जो है आदेश नहीं दिया गया है कि छात्र संघों का चुनाव जल्दी ही होगा, या छात्रों की तरफ से जो है किसी भी तरीके का आश्वासन नहीं है कि वो अपना धरना प्रदर्शन या जिस तरीके से वो उपद्रव कर रहे हैं उसमें कहीं से कोई कमी होगी। तो ऐसी स्थिति में तो ये मामला शांत होने से रहा राघवेंद्र? बिल्कुल, छात्र संघ चुनाव को लेकर के दोनों जो साकेत महाविद्यालय का प्रशासन है और छात्रों का गुट है, दोनों आमने सामने है। लगातार जो है मांगों को लेकर के जहां छात्र एक तरफ आंदोलित है, वही प्रशासन भी जो है चुनाव न कराने को लेकर के अपनी बातों पर अड़ा हुआ है। मौके पर तमाम सारे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, समझाने बुझाने का एक बड़ा प्रयास जारी है। जैसे ही अपडेट मिलते हैं न्यूज़ 1 इंडिया के दर्शकों को फिर से लगातार बताया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए राघवेंद्र। मौलाना कलीम कारी ने की नाबालिग से रेप की कोशिश, साथियों के साथ मिलकर नाबालिग से रेप की कोशिश की। मदरसे में पढ़ने गई छात्रा से मौलाना आए दिन करता था छेड़छाड़। विरोध करने पर छात्रा को मदरसे से मौलाना ने बाहर निकाल दिया। 26 तारीख को घर में अकेली पाकर साथियों के साथ मौलाना घर में घुस गया। नशीला पदार्थ खिलाकर साथियों के साथ रेप की मौलाना ने कोशिश की। अब नाबालिग छात्रा के परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। अमेठी के शिवरतन थाना क्षेत्र का मामला है और यह खबर अमेठी से, जहां शिक्षा के मंदिर में शिक्षा देने वाला शिक्षक ही हैवान बन गया और मदरसे में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को ही अपने साथियों के साथ हवस का शिकार बनाने का प्रयास करता नजर आया। ऐसे में शिक्षा के मंदिर, मदरसे और शिक्षा देने वाले अध्यापक मौलाना पर सवाल निशान खड़े हो गए हैं। मामला अमेठी के शिवरतन थाना क्षेत्र के गाँव का, जहाँ पर मौलवी नाबालिग लड़की के साथ मदरसे में पहले छेड़छाड़ करता था। नाबालिग ने मदरसा छोड़ दिया तो घर में घुसकर उसके साथ हैवानियत की हदों को पार करने की कोशिश की। पीड़िता शिवरतनगंज थाने और एसपी कार्यालय पहुंची, जहां पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है। तो वहाँ की कारी हमारे साथ में बदतमीजी से बात करते थे। हमने आके घर पे शिकायत की, घर वाले हमारे उनके पास शिकायत करने गए, तभी उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर जब 26 तारीख को हमारी अम्मी बाजार चली गई थी सब्जी लाने, तो हम घर पे अकेले थे। 4 आदमी हमारे घर गए और दोनों हाथ हमारे पकड़ के मुंह में दवा डाल दिया और कपड़ा मुंह में भर दिया। फिर हम बेहोश हो गए, हमें होश नहीं था। फिर जब हमें शाम को जब हमें अम्मी मतलब बाजार से आई तो जब हमें दिखाने लेकर गई तो वहाँ दवा ववा लेकर ये तहरीर प्राप्त हुई थाना हाजा पर पीड़िता के द्वारा तत्काल उस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें जो भी अभियुक्तगण हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें सक्रिय कर दी गई है, यथाशीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। नहीं तो क्या मामला, क्या ये 354 ये मामला है, ये बताई जा रही तहरीर के हिसाब 26/11 को उन्होंने जो तहरीर दी उसके हिसाब से उनके साथ घटना हुई और अंतर्गत धारा 354 ख 452 506 342 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। हंसराज संवाददाता हमारे साथ में। हंसराज, अब तक ऐसे अपराधी की गिरफ्तारी हुई कि नहीं? हंसराज शायद आवाज नहीं। हंसराज, इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है पुलिस ने? सिर्फ मामला दर्ज हुआ है या फिर उसके अलावा वाकई टीम काम भी कर रही है गिरफ्तारी के लिए?
जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पर एक मदरसे में पढ़ रही नाबालिग छात्रा से मदरसे में पढ़ाने वाला मौलाना छेड़छाड़ करता था, जिससे परेशान होकर छात्रा ने स्कूल जाना बंद कर दिया था। तो मौलाना ने अपने 3 साथियों के साथ छात्रा के घर पहुंच गया। उस वक्त छात्रा घर में अकेली अभी गिरफ्तारी हुई कि नहीं? नहीं मैम, अभी गिरफ्तारी ठीक है, नहीं बहुत शुक्रिया, यही जानना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सीएम रावत ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत भी हुए कोरोना पॉजिटिव। सीएम रावत ने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि आइसोलेट किया था त्रिवेंद्र रावत ने, और सीएम त्रिवेंद्र रावत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है। सीएम त्रिवेंद्र रावत कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर इस बात की खुद उन्होंने जानकारी दी है। फ़हीम तन्हा है मेरे साथ, रेजिडेंट एडिटर। फ़हीम, अब कोरोना उत्तराखंड के सीएम तक भी पहुंच चुका है, कैसी तबीयत है, क्या कुछ हाल उनका भी? देखिए पूजा, निश्चित रूप से गंभीर है और चिंताजनक भी है, लेकिन एक तरफ बात यह है कि उनकी तबीयत ठीक है। अब कुछ देर पहले ही वो कोरोना के संबंध से समीक्षा बैठक कर रहे थे पूरे प्रदेश की। उसमें सारे प्रशासनिक अफसर जुड़े थे और राज्य के जो राज्य स्तरीय अधिकारी उनके साथ कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। और इसी तो लिहाजा बैठक के बाद तुरंत सीएम घर पहुंचे और हो गए हैं। हालांकि बाद वो आइसोलेशन में चले गए, तो फ्री कर दिया गया है। इनकी तबियत ठीक बताई गई है, किसी तरीके को लक्षण नहीं है। लेकिन इसमें बात 2 दिन पहले उनके जो कुक यानी जो खंसामा है वो पॉजिटिव पाए गए थे, तो लिहाजा इसलिए पूरे परिवार का कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें सीएम की पॉजिटिव आई। ठीक है फ़हीम, ठीक से आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत शुक्रिया लेकिन फिलहाल जानकारी के लिए। सीएम रावत ने ट्वीट कर लिखा है कि आज मैंने कोरोना टेस्ट करवाया था और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है और सिम्टम्स भी नहीं हैं, अतः डॉक्टर्स की सलाह पर मैं होम आइसोलेशन में रहूंगा। मेरा सभी से अनुरोध है कि जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं वो कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। तो ये सीएम त्रिवेंद्र रावत का ट्वीट है, इसमें वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट कराया, असिम्प्टोमेटिक वो हैं, और क्योंकि जैसा वो कह रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक है और कोई सिम्टम्स भी नहीं है, और इसीलिए डॉक्टर्स की सलाह पर वो होम आइसोलेटेड हुए हैं। लोगों से अपील भी कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि जो भी लोग पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए हैं वो लोग स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। और यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करते हैं। मिशन रोजगार के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को लगभग 400 करोड़ से अधिक धनराशि उनके खातों में हस्तांतरित करने का कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसमें कि जो महिलाओं के स्वयंसेवी समूह गाँव में बनाए गए हैं, जो कि न केवल इन महिलाओं के लिए बल्कि और जो इनमें कार्य कर रहे हैं उनके लिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। मिशन रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत इनको रिवॉल्विंग फंड और अन्य धनराशियाँ हस्तांतरित की जाएंगी ताकि ये उस धनराशि से कोई ना कोई काम, कोई व्यापार, कोई गतिविधि, कोई कार्यकलाप शुरू करें। इससे काफ़ी बड़ी मात्रा में रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। इसी प्रकार प्रदेश में नई 6,66,000 MSME इकाइयों को बैंकों द्वारा 20,173 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए हैं। केवल इन्हीं MSME के माध्यम से लगभग 27 लाख रोज़गार के नए अवसर पैदा हुए हैं। इसी प्रकार रोज़गार के इन अवसरों पे तथा मिशन रोज़गार एवं मिशन शक्ति के अधीन बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी BC सखी के लगभग 58,000 चयन हो गए हैं और इनका प्रशिक्षण चल रहा है। जैसे ही इनका प्रशिक्षण समाप्त होगा, इनका एक टेस्ट लेकर इनमें से BC सखी का चयन करके गाँव में बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के रूप में इन्हें स्थापित किया जाएगा। इससे लगभग सभी को रोज़गार मिलेगा
और इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का रोजगार का एक बहुत बड़ा बृहद कार्यक्रम किसी अन्य प्रदेश ने नहीं चलाया है। ये उत्तर प्रदेश में ही इस प्रकार का इतना बृहद महिलाओं के रोजगार का कार्यक्रम चल रहा है। प्रदेश किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी फसल खरीदने के लिए कृत संकल्प है। कल तक लगभग 385 लाख क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है, जो कि पिछले वर्ष इसी समय के अंतर्गत की गई धान से लगभग 1.5 गुना अधिक है। लगभग 7,000 करोड़ रुपए के भुगतान किसानों को इस धान क्रय केंद्र के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। इसी प्रकार 5,65,000 कुंटल मक्का की भी खरीद है। मक्का की भी खरीद बदस्तूर चल रही है। मक्का के 108 सेंटर बनाए गए हैं। इसी प्रकार धान खरीद के 4,300 सेंटर बनाए गए हैं। इन सभी केंद्रों के माध्यम से धान व मक्का खरीद का कार्यक्रम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा कर रहे हैं तथा उन्होंने ये सभी प्रदेश के किसानों को आश्वासन भी देने को बताया गया है कि किसी भी किसान का धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। सभी धान क्रय केंद्रों पर सख्ती की गई है। उनसे निर्देश दिया गया है कि किसी भी किसान का धान वापस न जाने पाए, उनका धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्वयं तथा अपने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इन क्रय केंद्रों का निरंतर अनुश्रवण करते रहें, इंस्पेक्शन कराते रहें, निरीक्षण कराते रहें तथा कहीं पर भी किसानों को कठिनाई नहीं आनी चाहिए और उनको उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनका धान और मक्का और मूंगफली, ये तीनों उनकी जो वर्तमान में फसलें हैं उनको खरीदा जाना चाहिए। मैंने जैसे पहले बताया, प्रदेश सरकार किसानों के लिए के हित में काम कर रही है तथा पिछले 3.5 वर्षों में लगभग 1,12,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान किसानों के खाते में किया गया है। लगभग 60,000 करोड़ रुपए का भुगतान उनसे धान और गेहूं क्रय के क्रम में किया गया है। लगभग 24,000 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों के सीधे उनके खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत किया गया है। उसमें अगली किस्त 25 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उनके खातों में स्थानांतरित की जाएगी। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का दावा गलत चालाकी दिखाकर फॉर्मूला बदला गया। लागत में C2+ 50% फॉर्मूले को बदलकर A2+ FL दिया गया। किसानों के हक को मारने के लिए फॉर्मूला ही बदल दिया गया। ये बड़ा बयान राकेश टिकैत का, चालाकी दिखाकर फॉर्मूले को बदल दिया गया। लागत में C2+ 50% कर फॉर्मूले को बदल दिया गया। किसानों के हक को मारने के लिए पूरा का पूरा फॉर्मूला ही बदल दिया गया। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का दावा ही गलत है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है और इस बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का दावा गलत है। लोहिया कला भवन में संसदीय क्षेत्र समिति की बैठक, सड़क सुरक्षा को लेकर हुई संसदीय क्षेत्र समिति की बैठक में डीएम दीपक मीणा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। सांसद ने सड़क सुरक्षा को लेकर ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने के निर्देश दिए। ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर रिफ्लेक्टर लगाने के निर्देश। डीएम ने चिन्हित ब्लैक स्पॉट के पास एम्बुलेंस खड़ी करने के निर्देश दिए। और फिलहाल ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।